अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूट्राइन साइकिल। ठीक है, यूट्राइन साइकिल के अंदर हमने आज पढ़ना है यूट्राइन साइकिल के अंदर कौन कौन से फेजेस आते हैं उसके अंदर। इसका दूसरा नाम हमारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल है और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूक्यू के अंदर बार बार यूनिवर्सिटी में पूछा गया है कि व्हाट आर द फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल यूट्राइन साइकिल की डेफिनेशन क्या होगी। तो रिपीटिंग सीरीज ऑफ चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द एंडोमेट्रियम विच अकर ड्यूरिंग द चाइल्ड बीरिंग एज ऑफ द फीमेल। तो हमारे पास जो एंडोमेट्रियम होता है ना, हमारे पास ये जो यूट्रस है उसके 3 लेयर्स होती हैं उसकी वॉल की जो, तो उसमें से हमारे पास जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो उस एंडोमेट्रियम के अंदर जो जो चेंजेस आती हैं ना, हर महीने आती हैं, इसलिए रिपीटिंग सीरीज ऑफ चेंजेस, उनको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यूरिंग द चाइल्ड बीरिंग एज ऑफ द फीमेल। जब फीमेल प्यूबर्टी के बाद ना चाइल्ड बीरिंग एज उसकी स्टार्ट हो जाती है ना, तो उसके अंदर ये सब होता है। उन्होंने कहा है कि इट अकर्स रेगुलरली। एवरेज लेंथ जो होती है वो हमारे पास 28 डेज़ है, लेकिन इसकी रेंज जो है हमारे पास 21 से 35 डेज़ तक चली जाती होती है। नॉर्मली ये रेंज इसकी है 21 से 35 तक। उसके बाद उन्होंने कहा है कि अगर हमारे पास लेस दैन 21 डेज़ के अंदर ये हो जाए तो इसे हम कह देते हैं मोनोहोरिया। ठीक है, मोनोहोरिया, जो कि हमारे पास ना, जिसके अंदर हमारे पास यानी नो मेंस्ट्रुएशन साइकिल हम कह देंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अपना इसके 4 फेजेस हैं: मेंस्ट्रुअल फेज़, प्रोलिफरेटिव फेज़, स्क्रीटरी फेज़ और प्री मेंस्ट्रुअल फेज़। चारों फेजेस को हम बारी बारी पर हम इनको चारों को ना एक साथ लेके बल के चलेंगे, एक लाइन में लेके चलेंगे। जिस तरह हमारे पास डे 1 से डे 4 तक हमारे पास आता है मेंस्ट्रुअल फेज़, फिर डे 5 से डे 14 तक आता है हमारे पास प्रोलिफरेटिव फेज़, तो उसके बाद स्क्रीटरी फेज़ 15 से 26 तक आता है और फिर प्री मेंस्ट्रुअल फेज़ यानी मेंस्ट्रुअल से पहले वाला हमारे पास 27 और 28 डेज़ के अंदर चलता है। ठीक है, तो इस तरह लाइन वाइज हम लेके चलेंगे। सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन हो जाती है, उसके बाद फिर सेल्स की प्रोलिफरेशन, फिर उनसे स्क्रीशन, और उसके बाद एंड में फिर हमारे पास उसका मेंस्ट्रुएशन के लिए तैयारी हो जाती है। इस फेज़ के अंदर क्या क्या होता है हमारे पास? मेंस्ट्रुअल फेज़ के अंदर हमारे पास होती है जी नेक्रोसिस एंड शेडिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम। हमारे पास जो एंडोमेट्रियम है ना, उसके नेक्रोसिस होती है, यानी उसका हमारे पास ना सेल्स जो हैं वो डेथ की तरफ जाते रहते हैं और उसके साथ साथ उनकी शेडिंग होती जाती है, एंडोमेट्रियम की शेडिंग होती जाती है। ठीक है, इसके अंदर ये होता है हमारे पास। प्रोलिफरेटिव फेज़ के अंदर फिर क्या होता है? उन्होंने कहा इट इज़ करेक्टराइज बाय रीजनरेशन ऑफ सुपरफिशियल जोन ऑफ एंडोमेट्रियम। अब यहाँ पे तो जो नेक्रोसिस और शेडिंग होगी ना, तो उन्होंने कहा प्रोलिफरेटिव फेज़ में उसकी रीजनरेशन होगी, हमारे पास सुपरफिशियल जोन जो होगी ना एंडोमेट्रियम की, उसकी रीजनरेशन होगी। और स्क्रीटरी फेज़ के अंदर क्या है? स्क्रीटरी फेज़ के अंदर उन्होंने कहा स्क्रीटरी एक्टिविटी ऑफ द एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स। जो हमारे पास एंडोमेट्रियल के अंदर ग्लैंड्स बने होते हैं ना, उन ग्लैंड से हमें ना वो स्क्रीशंस ना, उन्होंने स्क्रीटरी एक्टिविटी अपनी दिखा दी। और फोर्थ के अंदर प्री मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर रखा है कंस्ट्रिक्शन ऑफ एंडोमेट्रियल आर्टरीज लीडिंग टू इस्कीमिया। हमारे पास वो जो ना एंडोमेट्रियल आर्टरीज हैं ना, ग्लैंड भी हैं साथ में आर्टरीज भी हैं, तो ये आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट करेंगी तो इस्कीमिया होगा और उसके बाद फिर हमारे पास आगे फिर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगी। इसका दूसरा नाम हमारे पास, इसको हम ना मेंस्ट्रुएशन कह देते हैं या मेंसेस कह देते हैं। ठीक है, प्रोलिफरेटिव फेज़ का दूसरा नाम होता है रीजनरेटिव फेज़। यहाँ पे इसका तीसरा नाम होता है फॉलिकुलर फेज़, रीजनरेटिव फेज़ या फॉलिकुलर फेज़। उसके बाद हमारे पास जो स्क्रीटरी फेज़ है ना, इसके अंदर एक तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास ना स्क्रीटरी एक्टिविटीज ऑफ एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स होती हैं। इसके अलावा हमारे पास कंसेप्शन के लिए प्रिपरेशन भी इसी में होती है कि अगर हमारे पास दोबारा से मेंस्ट्रुएशन नहीं होनी और फर्टिलाइजेशन हो गया, हमारे पास ना आके इम्प्लांटेशन होनी है, तो उसके लिए हमारे पास प्रिपरेशन के लिए हमारे पास ये स्क्रीटरी फेज़ ही होता है। इसके अलावा हाइपरट्रॉफी इसके अंदर होती है, स्ट्रक्चर्स हमारे पास इसमें ज़्यादा ग्रो करने लग जाते हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशन बाय म्यूकस स्क्रीशन, हमारे पास जो म्यूकस होगा ना, वो स्क्रीशन जो देगा उससे हमारे पास इसकी न्यूट्रिशन होगी। इसका दूसरा नाम हमारे पास क्या होगा जी? प्रोजेस्टेशनल फेज़, और इसके अलावा लुटियल फेज़। प्रोजेस्टेशनल फेज़ और लुटियल फेज़। उसके बाद हमारे पास ना प्री मेंस्ट्रुअल फेज़ जो है, उसके अंदर मैं बता चुका हूँ इस्कीमिया हो जाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं इस्कीमिक फेज़। ये सारा हो गया। इसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर हार्मोन्स जो हैं हमारे पास, वो हार्मोन्स का क्या रोल है। तो हमारे पास हमारे पास ना मेंस्ट्रुअल फेज है ना, ये हमारे पास ना तब ट्रिगर होता है, तब बनता है जब हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन लेवल भी कम हो और एस्ट्रोजन लेवल भी कम हो। दोनों हार्मोन्स कम है ना, तो हमारे पास फिर ना एंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं हो पाती और उसके बाद फिर हमारे पास मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एज कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट्स। कॉर्पस ल्यूटियम हमारे पास हमने जो पढ़ा था पिछली वीडियोस में, तो उसके अंदर हमारे पास डीजनरेट वो हो जाता है।
और ना फिर हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम हो जाता है, जिससे हमारे पास मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाता है। फिर हमारे पास जो प्रोलिफरेटिव फेज है वो हमारे पास कंट्रोल होता है जब हमारे पास एस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ते हैं। और एस्ट्रोजन लेवल हमारे पास एस्ट्रोजन कहाँ से आता है, वो हमारे पास ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल से आता है। ठीक है, तो ओवरी जब हमारे पास ना हो उसके अंदर फॉलिकल बढ़ रहा हो तो हमारे पास वो जो है एस्ट्रोजन दे रही होती है, तो उससे हमारे पास ये प्रोलिफरेटिव फेज ना यहाँ का स्टार्ट हो जाता है एंडोमेट्रियम का। नेक्स्ट उन्होंने कहा ये इट इज़ कंट्रोल बाय प्रोजेस्टेरॉन लेवल। ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन लेवल होगा तो स्क्रीटरी फेज स्टार्ट होगा, स्क्रीटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, इसे फीमेल सेक्स हार्मोन भी कहते हैं हमारे पास, कि कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर स्क्रीट होकर हमारे पास फिर ये ना एंडोमेट्रियम को ना उसके लिए बनाता है, मेंटेन करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी प्री मेंस्ट्रुअल फेज। तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि हमारे पास ना प्रोजेस्टेरॉन और ना एस्ट्रोजन ना दोनों काफ़ी ना रैपिडली डिक्रीज जब करें, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों में बड़े हुए थे, यहाँ पे रैपिडली डिक्रीज करें ना, ठीक है, तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो रहा है इस दौरान में, तो हमारे पास ये प्री मेंस्ट्रुअल फेज होगी। ठीक है, नेक्स्ट अब इनके जो हमने फंक्शंस पढ़े हैं ना यहाँ पे, या फिर जो इनके प्रॉब्लम ना इनके अंदर क्या क्या होता है उनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल लिखी हुई है कि हमारे पास ना नेक्रोसिस है, तो वो किस नेक्रोसिस होता है, हमारे पास एंडोमेट्रियल ग्लैंड का होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कहाँ कहाँ का होता है, हमारे पास स्ट्रेटम फंक्शनल है। हम जब ये ना अगर आप लोगों ने यूट्रस का क्या कहते हैं स्ट्रक्चर पढ़ा हो ना, तो उसके अंदर हमारे पास ना ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रेटम फंक्शनल है जो है उसका एक ना स्ट्रक्चर है। ठीक है, यानी उसकी एक ना लेयर के अंदर जो हमारे पास होता है ना, उस सारे को मिला के हम कहते हैं ये। तो उसके अंदर जो स्ट्रोमा होता है वो, उसके अलावा हमारे पास जो एंडोमेट्रियल आर्टरीज़ हैं ना, वो भी हमारे पास इसमें कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं। तो इस तरह हमारे पास नेक्रोसिस होता है, और जब भी हमारे पास ना कंस्ट्रिक्ट करती हैं तो सप्लाई टू सुपरफिशियल पार्ट स्टॉप हो जाती है। सप्लाई टू सुपरफिशियल पार्ट स्टॉप होने से ही नेक्रोसिस होती है। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे ये बताया एंडोमेट्रियल ग्लैंड और स्ट्रोमा इन स्ट्रेटम फंक्शनैले के अंदर ये नेक्रोसिस होती है। और होती किस तरह, एंडोमेट्रियल आर्टरीज जो होती हैं वो अपना ना ब्लड सप्लाई जो है वो रोक देती हैं, कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, तो वो सुपरफिशियल पार्ट हमारे पास नेक्रोसिस हो जाती है। और शेडिंग के अंदर क्या होता है कि हमारे पास शेडिंग ऑफ द नेक्रोजल एंडोमेट्रियल टिश्यूज़, हमारे पास जो एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ हैं ना, उन जो हमारे पास नेक्रोसिस से नेक्रोज हो चुके हैं उनके हमारे पास शेडिंग होती है। ये किससे, हमारे पास आर्टरीज डायलेट और रप्चर हो जाती हैं, और उससे फिर हमारे पास ना ये रिजल्ट इन ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ब्लड एंड स्लफिंग, उसके बाद हमें मेंसेस के बारे में बताया हुआ कि ना ब्लड एंड स्लफिंग टिश्यूज पास इनटू द यूट्राइन ल्यूमेन एंड आर डिस्चार्ज थ्रू वेजाइना, दिस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन या फिर मेंसेस। ठीक हो गया। उसके बाद इधर उन्होंने ना अब इसके एंड में हम एक एक बात इन सब की ये भी पढ़ेंगे कि इनके अंदर ना थिकनेस यूट्रस की कितनी, एंडोमेट्रियम की कितनी हो जाती है इनके अंदर। एट द एंड ऑफ द मेंस्ट्रुअल फेज एंडोमेट्रियम रीचेस टू थिन बैंड 1 मिलीमीटर, रिड्यूस टू थिन बैंड। ठीक है, हमारे पास इसके एंड में हमारे पास वो ना यानी इससे सारा था क्योंकि उससे स्लग ऑफ हो चुका हुआ है एज मेंसेस, तो जो हमारे पास रह गया ना वो सिर्फ 1 मिलीमीटर का हमारे पास रह गया, जिसे हम स्ट्रेटम बेजेल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेटम फंक्शनल है तो ना ऊपर से हट चुका हुआ है। स्ट्रेटम फंक्शनल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने आगे अगर हमारे पास ये आगे प्रोलिफरेशन और सब में यही काम करेगा ना, तो इसलिए हम स्ट्रेटम फंक्शनल कहते हैं। और जो बेस बना रहा है स्ट्रेटम बेजेल है। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ बेजल पार्ट्स ऑफ द यूट्राइन ग्लैंड्स। उसके बाद हम अगर इसकी अब डिटेल के अंदर आए तो इसके अंदर हमने कहा प्रोलिफरेटिव के अंदर हमारे पास रीजनरेशन होती है। तो रीजनरेशन किस तरह, परसिस्टिंग स्ट्रोमल सेल्स की, जो हमारे पास स्ट्रोमल सेल्स थे उनकी रीजनरेशन हो जाती है। इसके अलावा फाइब्रोब्लास्ट से। ठीक है, उसके बाद ये प्रोलिफरेट करते हैं और फिर रीजनरेट कर देते हैं और बना देते हैं एंडोमेट्रियल स्ट्रोमा। नेक्स्ट हमारे पास आता है इलोंगेशन, इसके अंदर होती है रीजनरेशन के अलावा। तो इलोंगेशन उन्होंने कहा एपिथेलियल सेल्स इन परसिस्टिंग बेसल पार्ट्स ऑफ यूट्राइन ग्लैंड प्रोलिफरेट इलोंगेट इनटू ग्लैंड रीजनरेट इनटू सरफेस एपिथेलियम। वही सारी इन्होंने बात की कि यहाँ पे हमारे पास क्योंकि ये स्ट्रेटम फंक्शनैले के सेल्स जो थे वो सारे के सारे ना ख़त्म हो गए थे, तो यहाँ पे उन्हीं को प्रोलिफरेट कराना है, उन्हीं से इलोंगेट करा के उनको हमारे पास ग्लैंड्स बना देने, रीजनरेट करा के उनसे सरफेस एपिथेलियम बना देनी है। At the end of the proliferative phase, the endometrium attains the thickness of 3 millimeter. 3 मिलीमीटर हमारे पास इसके अंदर हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास स्क्रीटरी फेज था। तो इसके अंदर हमारे पास म्यूकस जो है प्रोडक्शन हमने कहा था, तो हमने कहा है यूट्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं ना वो हमारे पास ना दे अंडरगो ना हाइपरट्रॉफी, वो ना बड़े हो जाते हैं, बिकम डायलेटेड एंड टॉर्चर्स। उसके बाद वो स्क्रीट करते हैं म्यूकस को।
इसी तरह हमारे पास एपिथेलियल कवरिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, ये जो हमारे पास है ना एंडोमेट्रियम, ठीक है, जो हमने यहाँ पे अभी दोनों चीज़ें बनाई हैं, ग्लैंड्स और सरफेस एपिथेलियम, वही उन्होंने कहा यहाँ पे ग्लैंड्स और सरफेस एंडो कवरिंग एपिथेलियल कवरिंग एंडोमेट्रियम, ये स्क्रीटरी सेल्स बनाते हैं जो कि आगे फिर म्यूकस बना देते हैं। दोनों म्यूकस जो है ना बन रहे, दे आर पोर्ड इनटू द यूट्राइन कैविटी, दे बिकम फिल्ड विद न्यूट्रिटिव मटेरियल, ठीक है, वो यूट्राइन कैविटी के अंदर जाते हैं, अंदर उसके फिर न्यूट्रिटिव मटेरियल डाले जाते हैं। उसके बाद ये हमारे पास अर्ली एम्ब्रियो को ना प्रभाव देता है, न्यूट्रिशन देता है, ठीक है, ये वाले इंपॉर्टेंट है। अगर फर्टिलाइजेशन अगर हो जाए ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास अर्ली एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कौन देता है, तो जो हमारे पास म्यूकस क्रीट होता है ना, वो हमारे पास यूट्राइन कैविटी के अंदर जाके अपने अंदर न्यूट्रिटिव फैक्टर्स डालता है और उससे हमारे पास न्यूट्रिशन मिलती है, ठीक हो गया। एट द एंड ऑफ द स्क्रीटरी फेज हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास ये 6 मिलीमीटर की बन जाती है एंडोमेट्रियम ड्यू टू हाइपरट्रॉफी की वजह से। आखिरी फेज तो बहुत ही ईजी है, हमने उसके अंदर ये एक बात तो पढ़ ली भी है कि उसमें स्कीमिया हो जाता है, इफ़ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, कंस्ट्रिक्शन जो होती है उससे हमारे पास स्कीमिया हो जाता है, स्कीमिया रिडक्शन ब्लड सप्लाई और स्कीमिया ऑफ द स्ट्रेटम फंक्शनले, और उसके बाद फिर फॉलोड बाय नेक्रोसिस, ऑनसेट ऑफ मेंसेस एंड न्यू यूट्राइन साइकिल, तो उससे हमारे पास नेक्रोसिस और ऑनसेट ऑफ मेंसेस और न्यू यूट्राइन साइकिल। तो ये हमारे पास था पूरा का पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसको अगर हम ना यहाँ डायग्रामेटिकली देखें ना, तो हमने यही दिखाया हुआ है यहाँ पे हमारे पास मेंस्ट्रुअल फेज था, फिर हमारे पास यहाँ पे फॉलिकुलर प्रोलिफरेटिव फेज आ गया, फिर प्रोजेस्टेशनल फेज आ गया, फिर हमारे पास एंड में ग्रेविड फेज वो होता है जिसमें इम्प्लांटेशन। तो जब हम यूट्रस एट द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन का टॉपिक पढ़ेंगे ना, उसमें हम ये डायग्राम को समझेंगे।